नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूं एक ऐसे खतरनाक क्लॉज को लेकर के किसी भी एग्रीमेंट टू सेल के जो संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को बहुत ध्यान से साइन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो खरीदते वक्त हमें क्या एहतियात रखनी चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो आज मैं आपको सिर्फ एक क्लॉज की बात बताने वाली हूं कि अगर आप संपत्ति खरीदने वाले हैं तो इस चीज़ का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है उसका। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें लीगल इश्यूज को लेकर के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, पॉजिटिविटी को लेकर के, जो अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हमें ज़रूरत है उनको लेकर के। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल की। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो जनरली जो मार्केट ट्रेंड है, मार्केट जो तरीका है मार्केट का काम करने का, उसमें क्या होता है कि पहले आप प्रॉपर्टीज देखते हैं, चूज करते हैं, और जो फाइनली आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है उस व्यक्ति से आप मिलने जाते हैं और उसके पेपर्स देखने की बात करते हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देखने की बात करते हैं। लेकिन कोई भी सेलर जो है हर किसी को यूं ही प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाता है, इस एजम्पशन और एश्योरेंस के साथ कि उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है। पहले प्रॉपर्टी के रेट की बात होती है, यानी कि सेलर कितने पैसे में वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और आप कितने पैसे में वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और फाइनली आप दोनों उस एमिकेबल अमाउंट पे पहुंच जाते हैं जिस पे वो बेचने के लिए रेडी हो जाता है और आप खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब पैसे की बात तय हो जाती है तो आप एक छोटा सा टोकन अमाउंट देते हैं जो कि एक स्मॉल अमाउंट होता है टू एश्योर कि हाँ, आप ये प्रॉपर्टी खरीदना ही चाहते हैं। ये जो टोकन अमाउंट है आपके टोटल कंसिडरेशन में से डिडक्ट कर लिया जाता है जब फाइनली सेल डीड होती है। इस टोकन अमाउंट के बाद जो सेलर है वो आपको अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, उसकी फोटोकॉपी भी दे देता है ताकि आप अगर वेरीफाई करवाना चाहें तो वेरीफाई भी करवा सकते हैं। और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब आपके बीच में एग्रीमेंट टू सेल होता है। तो दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट टू सेल है इसमें आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए जाते हैं कि कितने पैसे में आपका ये सौदा तय हुआ है, कितने अमाउंट, कितने सेल कंसिडरेशन में ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी, पूरा सेल कंसिडरेशन देने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाता है, और फाइनली सेल डीड किस मियाद में हो जाएगी, आपको पोजीशन कब तक मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन होती हैं। ये एग्रीमेंट टू सेल होते वक्त जो परचेजर है, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, वो जनरली सेल कंसिडरेशन का 10% जो अमाउंट है वो सेलर को इसी वक्त दे देता है। यानी कि सपोज कीजिए आपका जो सौदा है वो तय हुआ है कि 10 लाख रुपए में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो एग्रीमेंट टू सेल के वक्त आप उसमें से 1 लाख रुपए सेलर को देते हैं और आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ज्यादातर लोग इसे नोटरी अटेस्टेड करा लेते हैं ताकि विटनेस रहे नोटरी का, और चेक के थ्रू ही देते हैं ताकि वो अमाउंट जो है उनके अकाउंट में जब जाएगा तो आपके पास प्रूफ भी रहता है पेमेंट देने का। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम इसे रजिस्टर्ड करा लें। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि अगर रजिस्टर्ड करा लेंगे तो फिर हमें 2 बार रजिस्ट्रेशन के पैसे देने पड़ेंगे, एक बार एग्रीमेंट टू सेल के वक्त और दूसरी बार सेल डीड होने के वक्त। तो दोस्तों, ये चीज ध्यान रखें कि एग्रीमेंट टू सेल में जो भी आपने स्टैंप ड्यूटी खर्च की है और सेल डीड के वक्त जो भी आपकी टोटल स्टैंप ड्यूटी लगनी है उसमें से एग्रीमेंट टू सेल की स्टैंप ड्यूटी जो है वो डिडक्ट हो जाती है, आपकी पूरी स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। यानी कि आप एग्रीमेंट टू सेल अलग रजिस्टर्ड कराएं और सेल डीड अलग रजिस्टर्ड कराएं तो भी आपकी स्टैंप ड्यूटी वही लगेगी जो टोटल सेल डीड में एग्जीक्यूट करने के वक्त लगती है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है अगर आप एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड करा लें। अब बात करते हैं उस स्पेशल क्लॉज की जो एग्रीमेंट टू सेल में अक्सर लिखा हुआ होता है, परचेजर्स ध्यान नहीं देते हैं और उसके चक्कर में वो मुसीबत में फंस जाते हैं। और वो क्लॉज है दोस्तों, फोरफीचर ऑफ एटीएस अमाउंट। जी हाँ दोस्तों,
इसमें एक स्पेसिफिक अक्सर क्लॉज देखा जाता है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए पूरी, या किसी भी वजह से आप सौदा कैंसिल करते हैं या प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, तो ऐसे में जो आपने 10% अमाउंट दिया है सेल कंसिडरेशन का, वो जो है जब्त हो जाएगा, वो फोरफीट कर लेगा सेलर। ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। कल को आप अगर ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं तो आपका दिया हुआ 10% अमाउंट जो है जब्त कर लिया जाएगा सेलर के द्वारा। तो एग्रीमेंट टू सेल, तो दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल करते वक्त आपको इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, आपके जो फंड्स के अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, किसी भी वजह से आपको ये एग्रीमेंट कैंसिल ना करना पड़ जाए। दूसरी चीज जो आपको ख्याल रखनी है वो आप एग्रीमेंट टू सेल में जरूर मेंशन कर दें कि अगर ये एग्रीमेंट आपकी वजह से ना हो करके सेलर की वजह से कैंसिल होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है वो अगर इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहा है, तो उस केस में या उसके कागजों में कोई कमी की वजह से, उसके लीगल इश्यूज की वजह से, उसके प्रॉपर्टी में पोजेशन की वजह से अगर ये एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है, तो जिस तरह से आपका एटीएस अमाउंट जब्त किया जाएगा, उसी तरह से अगर उसकी वजह से कैंसिल हो रहा है तो उसे अपना जो आपसे अमाउंट लिया है उसका डबल आपको लौटाना पड़ेगा, यानी कि उसको भी उतनी ही अमाउंट की भरपाई करनी पड़ेगी अगर उसकी वजह से कैंसिल हो रहा है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल है ये एक तरफा ना हो, केवल आपका 10% अमाउंट जब्त होने की बात ना हो उसमें। अगर सेलर की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी वो 10% अमाउंट एक्स्ट्रा आपको देना पड़े, इस तरह का क्लॉज जरूर होना चाहिए। और एग्रीमेंट टू सेल करते वक्त आप बहुत ध्यान रखें कि आप लीगली प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने फंड्स को लेकर के, बाकी सर्कमस्टांसेस को लेकर के पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं और आप ये यकीन रखते हैं कि आप ये सेल डीड करवा ही लेंगे उस टर्म के दौरान, उस मियाद के दौरान जो आपने एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन की है। और साथ में ये मेंशन करवाना ना भूलें कि अगर किसी इस तरह के सर्कमस्टांसेस की वजह से डिले हो रहा है वो एग्रीमेंट टू सेल से सेल डीड फाइनल होने में, जो कि आप लोगों के हाथ के बाहर है, आप लोगों के कंट्रोल के बाहर है, जैसे कि सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज ही बंद हैं, या फिर उस जगह की रजिस्ट्रियां बंद हो गई हैं, उस पर्टिकुलर इलाके की रजिस्ट्रियां बंद हो गई हैं, या फिर चुनाव आ गए, या कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इस केस में आपका वो जो 10% अमाउंट है वो जब्त ना हो। तो इस तरह का भी क्लॉज जरूर आप एटीएस में मेंशन करवा लें। एटीएस से रिलेटेड अगर आपके कोई और सवाल हैं तो जरूर पूछेगा मेरे इस कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्द है।